एक आपका स्टेटमेंट था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड लाडला खेल की वजह से नहीं, अपने पैसे की वजह से। उसमें तो काफी शोर बचा। इंडिया को लेके हम सब जानते हैं कि बहुत सी जगहों पे चुप रहा जाता है। बाबर और रिजवान के हवाले से जो आपने पहले कही थी। देखिए, मैं कह चुका हूं कि मेरे नजदीक ये जोड़ी नंबर 1 है। हमने क्यों सोच लिया है कि नंबर 5, 6, 7 हमारा जो है वो दड़ेबाजी चाहिए, हमें सिर्फ छक्के चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें छक्के नहीं चाहिए। हमें वो प्लेयर चाहिए जो 30 बॉलों पे 50 करके दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं ब्रायन क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज करने वाली है। उसके बाद ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाएगी न्यूजीलैंड और फिर होगा वर्ल्ड कप, जिसका हम सबको शिद्दत से इंतजार है। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का इंतखाब हो चुका है, शोएब मलिक को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान टीम की एशिया कप में परफॉर्मेंस जो थी वो एक मिली जुली से रही, फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो सवालात हमारे जहनों में है उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे आज मोहम्मद हफीज से। साबिक ऑलराउंडर हैं हमारे प्रोग्राम में, आज वो गेस्ट होंगे, तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीज, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नया आपने जो अपने कैरियर का एक आगाज किया है बतौर बाहर टेलीविजन पे देखिया निगार, और उसमें भी आप एक जबरदस्त रूप में नजर आए और कई आपकी हेडलाइंस बनी, खासतौर पे भारतीय मीडिया में तो छा गए आप। तो ये क्या आपने कुछ सोचकर इस शोबे में आए, या बस जो सच बोलने की आपकी आदत है उसी के पे आपने अमल किया और बातें इस तरह बनती रही? जी सलीम भाई, सबसे पहले तो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। पीटीवी स्पोर्ट्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे साथ जब रब्ता किया, तो मैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है एशिया कप, तो इसमें मुझे लगा कि ये वाला इवेंट मुझे करना चाहिए। और अपनी इस खूबसूरत गेम के साथ जो भी मैंने सीखा, जो भी मुझे मेरी लर्निंग्स हैं ओवर द इयर्स, उसको एक ऑनेस्ट वे में मैं डिस्क्राइब करूं, इस खूबसूरत खेल को जो मुझे समझ आई, जो मैंने सीखा। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि लोगों को मेरी बात पसंद आई। लोगों ने एक्नॉलेज की मेरी तमाम एनालिसिस जो मैंने मैंने किया, उसको रिस्पेक्ट दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसको पसंद किया। क्योंकि मेरी मेरी कोशिश यही रही ड्यूरिंग दिस फीड कि मैं, जो भी कामयाबी मुझे मिली, मैं उसको एक ऑनेस्टी के साथ मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया। और उसमें भी बहुत से क्रिटिसिज्म आए, बहुत से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे मेरी रहनुमाई के लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया, और मैंने उसको लर्न भी किया कि क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू फील्ड थी। और मैंने भी जो मुझे ऑनेस्टी से लगा कि इस गेम के साथ जो चीज़ें मुझे लगी, मैंने उसको बयान किया। चाहे वो इंडिया की टीम के मुतालिक बात कर लें, पाकिस्तानी टीम के मुतालिक बात कर लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो मैंने जितनी भी टीम थी, अफगानिस्तान, जितनी भी टीम इससे पार्टिसिपेट कर रही थी, जो मेरी ऑनेस्ट राय थी, मैंने उसका इजहार किया और लोगों ने उसको पसंद किया। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर। एक आपका स्टेटमेंट था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड लाडला किस वजह से है, खेल की वजह से नहीं, अपने पैसे की वजह से। उसमें तो काफी शोर बचा हुआ आपने। देखें, अगर आप ऑनेस्टी से बात करेंगे और अगर आपको वाकई में ये बात समझ है, देखिए खेल तो बहुत, इतना खूबसूरत खेल है कि जितनी भी टीम्स है वो खूबसूरत खेलती हैं, और अपनी वैल्यू ऐड करती हैं जहां पे भी वो जाते हैं। उनके खेलने का एक प्लेयर है, उनके खेलने की एक इंटरटेनमेंट है जो फैंस ऑफ क्रिकेट को इंटरटेन करती है। लेकिन इंडिया को लेके हम सब जानते हैं कि बहुत सी जगहों पे चुप रहा जाता है, ये सोच के कि यार हम इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हालांकि क्रिटिसाइज आप, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। मैं हमेशा से इसके खिलाफ हूं कि आप बाइस किस्म के ओपिनियन के साथ किसी किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें और आप उसमें किसी के साथ पर्सनल हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यस, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपके ऊपर होना चाहिए ताकि आप अपनी इस्लाह कर सकें। एक्सक्यूज मी, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों पे आप ये सोचते हैं, या जिसके मुतालिक ये बात कीजिए वो ये सोचता है कि शायद मुझे किसी चीज़ की इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर स्टेज पे आपकी ज़िंदगी के अंदर एक रहनुमाई ज़रूरी होती है, और मेरा भी पूरा यही रहा कि मैं जो भी स्टेटमेंट दूँ वो ऑनेस्टी के साथ दूँ, और जो मैंने ओवर द इयर्स लर्न किया है इस खूबसूरत खेल से, मैं उसको बयान करूँ। और मेरी ये अपनी पर्सनल फीलिंग्स है जो मैंने इजहार किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी, कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम के प्लेयर्स बहुत बड़ी प्रोडक्ट हैं,
उनके नाम की बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होती है जहां पे भी वो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही अच्छा अच्छा खेल पेश करते हैं, खेल तो और भी बहुत से प्लेयर आपको इंस्पायर करते हैं या आपको खेल के जो आई कैचिंग मोमेंट्स हैं वो आपको देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला लफ्ज उनके साथ मुंसलिक होना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लाडले की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आई स्टैंड विद माई स्टेटमेंट। आपने देखा, बल्कि आपने बात की थी, ये मुझे याद है, मेरे साथ इंटरव्यू था लास्ट ईयर आपका, आपने ये पॉइंट एक इसमें उठाया था कि जी, नाम नहीं लिया था आपने किसी का, आपने कहा था कि अगर शुरू में ओपनर्स जो हैं वो स्लो खेलते हैं तो पीछे जो है वो प्रेशर पड़ जाता है और वो टीम को मुश्किलात होती है। आज सारे वही बात कर रहे हैं बाबर और रिजवान के हवाले से जो आपने पहले कही थी, तो आपको भी जाहिर है वही राय है आपकी या कुछ चेंज आया? देखिए, मैं कह चुका हूं कि मेरे नजदीक ये जोड़ी नंबर 1 है पाकिस्तान की। ये दोनों प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत फतूहात हासिल की, बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स हैं जो हम बयान कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के काम आई। लेकिन इम्प्रूवमेंट की जो जगह मैंने जो बात की थी वो ये थी कि इन दोनों प्लेयरों में सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट की जगह है, वो है अपना इंटेंट। उसमें आप कम, लाइक यू कैन बी लेस सक्सेसफुल, लेस कंसिस्टेंट बट मोर इम्पैक्टफुल। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दैट स्टेटमेंट कि हमारे ये दोनों प्लेयर अगर थोड़ा सा इंटेंट मजीद शो करें, दैट विल गिव मोर कंफर्ट थ्रू द मिडिल ऑर्डर। क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर पे इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। देखेंगे जैसे 10 ओवर में अगर ये लोग 65 और 70 करते हैं या 60 करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि उसी पिच पे पावर प्ले के 6 ओवर खेल के भी आप ये सोचें कि हमने 60 या 70 करना है, तो बाद वाला आके कैसे 120 कर देगा? बाद वाले 10 भी तो उसी पिच पे होने हैं। तो आप ये कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि 180 नाउ डेज इन अ T20 क्रिकेट, नियरली किसी भी पिच पे खेल रहे हो तो आप उसको पार रन कंसीडर करते हैं कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग को 180 रन मिले तो वो 90% जीतने के काबिल हो जाती है। तो हम अगर 9 की एवरेज रिक्वायर्ड है तो 9 की एवरेज से मैं भी खेलूं और मेरे बाद आने वाला साथी भी खेले, तो हर चीज सबके लिए इवन बेस मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खेलूं 6 की एवरेज से और मैं एक्सपेक्ट करूं अपने मिडिल ऑर्डर से कि वो हर मर्तबा आके 12 की एवरेज से खेलेगा। तो मेरे नजदीक ये थोड़ा सा अनफेयर भी है। और ऐसा नहीं कि ये दोनों प्लेयर या नंबर 3 फखर जो खेल रहे हैं ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर इनमें ये एबिलिटी ना होती तो मैं कम से कम ये बात बार बार ना कहता। मुझे लगता है कि बाबर, रिजवान, दे आर मोस्ट कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू T20 फॉर्मेट की जो परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इंटेंट बढ़ा लें, थोड़ा सा खेलने में थोड़ी सी एक अग्रेसिव अप्रोच को अपना लें, रनिंग बिटवीन द विकेट इनके बहुत शानदार है। बाबर इज अ कंप्लीट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू बेसिक्स ऑफ द गेम। लेकिन अगर वो अपना थोड़ा सा इंटेंट पॉजिटिव और अग्रेसिव कर ले, इससे उसको भी फायदा होगा और टीम को भी फायदा होगा। इसी तरह जो जो रिजवान है, अगर वो अपने ऑफ स्टंप की साइड को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लें तो उनके वो जो बॉल मिडिल नहीं होते या गैप में नहीं जा रहे, अगर ऑफ स्टंप पे भी वो उतने ही ज्यादा रन्स बनाने शुरू कर दें तो इनका ये स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली जो है कवर कर जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें मैंने कही थी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मुझे लगता है कि ये उनकी बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। एशिया कप में जो हमारा मिडिल ऑर्डर जो सिलेक्ट हुआ था, वो प्लेयर क्या उनकी सलाहियतों में कमी थी, या जो आपने बातें बताई हैं कि जी शुरू में जो स्लो खेले उसकी वजह से प्रेशर आया तो फिर कोलैप्स होने का चांस होता है? नहीं, देखें, हर प्लेयर जो सिलेक्ट होता है वो बहुत ही कठिन मरहले जो है वो पार करने के बाद यहाँ तक पहुँचता है। और इन तमाम प्लेयर्स की ने अपनी जगह अर्न किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हर एक जगह पे जाके लाजमी नहीं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल के मुताबिक आप कर सकें। ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 मसला इसलिए आया कि हमारे ये वाले प्लेयर्स इनिंग्स बिल्डिंग के ऊपर रिलाई नहीं करते। स्पेशली खुशदिल और आसिफ जो हैं वो वन डायमेंशनल वे में खेलने की कोशिश करते हैं कि अटैक किया जाए। हालांकि खुशदिल का स्ट्राइक रेट सिर्फ 110 111 है और वो इंटरनेशनल हिटर के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। टू मी इट्स नॉट राइट। समवेयर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम खुशदिल को वो रोल दे रहे हैं और वो उसको पूरा कर रहे हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे तो उनको भी समझाने की जरूरत है, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह और कोई ऑप्शन है उसको भी अप्लाई करने की जरूरत है। हमने क्यों सोच लिया कि नंबर 5 6
साथ हमारा जो है वो दड़ेबाजी चाहिए, हमें सिर्फ छक्के चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए जो 30 बॉलों पे 50 करके दे, उसमें इनिंग्स बिल्डिंग की एबिलिटी हो, उसमें टेक्निकल शॉर्ट रेंज खेलने की एबिलिटी हो, उसमें प्रेशर सस्टेन करने की, अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो। हमने सिर्फ एक ये सुन लिया कि जी क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर जो हैं वो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं, तो हमें उनको कवर अप करने के लिए वो प्लेयर चाहिए जो छक्का मार ले। भाई छक्का तो हर कोई मार लेगा यार, जो T20 खेलता है उसको छह छक्का मारना आता है। हमने देखना ये है कि जब जरूरत पड़ जाए तो क्या वो इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, क्या उसमें रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, क्या वो सिंगलों के साथ टेक्निकल चौके मार के पक्के जो 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 पावरफुल शॉट्स हैं वो खेल के, क्या वो हमें 30 बॉलों पे 50 करने की एबिलिटी रखते हैं? अगर उनमें नहीं है तो हम रॉन्ग वे में टीम बना रहे हैं, क्योंकि हम रिलाई कर रहे हैं एवरी टाइम रिजवान और फखर या बाबर आजम के 40 बॉलों पे 50 करने पे, जिसपे उनके ऊपर भी ये प्रेशर है कि अगर हम जल्दी आउट हो जाएंगे तो बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाले प्लेयर इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सकते। तो आपने खुद अपने लिए ये जो है वो मुश्किल पैदा की हुई है। आप उन प्लेयर्स को लेके आए जो हर जगह पे हर कंडीशंस के अंदर 30 बॉलों पे 50 करने की एबिलिटी रखते हो, सिर्फ छक्के मारने वाले प्लेयर ना लेके आए। शोएब मलिक का काफी नाम लिया जा रहा था, लेकिन उनको मुंतखब नहीं किया और बज़ाहिर ऐसा लगता है उनका कैरियर अब खत्म हो गया। जिस वक्त आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो शोएब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान हीरोज हैं, अजीम क्रिकेटर्स हैं, उनको अच्छी तरह से रुखसत नहीं किया जाता। अब उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है, और वो ड्रॉप तो है ही, मगर वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, बाहर हुए अब वो, तो एक तरह से कैरियर उनका खत्म हुआ। तो पहले तो ये बताएं कि शोएब की आपके ख्याल में टीम में जगह बनती थी, और दूसरा क्या उनका कैरियर इस तरह से खत्म होना थोड़ा अफसोसनाक है? जी देखें, शुएब मलिक पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन सर्विसेज दी है उन्होंने। 21-22 साल पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करना, हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन करना फिटनेस स्टैंडर्ड्स, ये कोई आम सी बात नहीं है। तो इसके लिए उनकी जितनी एक्नॉलेजमेंट की जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। मुझे सबसे पहले दुख हुआ था जब इनको वनडे क्रिकेट के अंदर 2019 में लॉर्ड्स के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ ये अपने कैरियर का आखिरी, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने 50 ओवर्स क्रिकेट से अनाउंसमेंट की हुई थी। तो मुझे उनके उस कैरियर के उस मैच में इतना अफसोस हुआ था, और मैंने ओपनली बोला था कि ये जो कोई भी कर रहा है वो ज्यादती कर रहा है। कि जब एक बंदा खुद कह रहा है कि वो इसके बाद क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, और हमारे लिए उसके 19 तकरीबन 18-19 साल की सर्विसेज उसने कर दी हुई हैं, हमें ये वाला मैच खिलाना चाहिए। क्योंकि इस मैच में हमने को क्वालिफाई नहीं कर जाना अगले राउंड के लिए। एक बंदे को एक अच्छा जो है हमें ट्रिब्यूट के तौर पर, ये नहीं मैं उसको कोई एहसान नहीं हम कर रहे थे, वो हमारा मेन प्लेयर था, लेकिन उसको वो मैच खिलाना चाहिए था जो कि हमारी उस वक्त की मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया, जिसके ऊपर मैंने जरूर आवाज उठाई थी। तो ये गलत हुआ उस वक्त भी। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि पहले तो शायद शुएब मलिक से थोड़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी रही इस सारे सिनेरियो को समझते हुए भी। हालांकि मैंने उनको एक बरादराना तौर पर, एक दोस्त होने के नाते, क्योंकि मेरा वो सीनियर भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा उससे बड़ा मोहब्बत भाइयों वाला ताल्लुक है, मैंने उसको एक रिक्वेस्ट की थी व्हेन आई अनाउंस माय रिटायरमेंट, कि मुझे लगता है कि आपको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपको भी ये इज्जत नहीं मिलेगी जो जिसको आप सोच रहे हैं या जो आप सोच के क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेल के कुछ सुरखाब के पढ़ने लग जाते, एक कोशिश होती है कि यार मैं अगर ये मैं ऐड कर सकता हूँ वैल्यू, अगर मैं वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान को विनिंग जो है मैं जो वर्ल्ड कप जीतने का एक ग्लोरी है, अगर वो दिलवा सकता हूँ तो मैं उसकी पूरी कोशिश करूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये चाहेंगे, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और मैंने यही बात उनसे की, उनको शायद होप थी किसी एक दो जगहों से कि शायद ये सारा मामला हो जाए, जिसके लिए वो अभी तक इंतजार करते रहे। टू मी दिस इज वन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट टू मी, कि ना इनको वो मिल सका और ना ही इनकी सर्विसेज की एक्नॉलेजमेंट की गई। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर शुएब मलिक एक स्टूवर्ट पे जाते तो वो विन विन सिचुएशन थी इन अ बोथ वेज, क्योंकि एक हमें एक सीनियर प्लेयर मिलता जो फिट है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का बहुत वसी तजर्बा रखता है। और ये ना सोचें कि वो कट नहीं खेलता, पुल नहीं खेलता। भाई उसने 22 साल क्रिकेट खेली, तो क्या कट पुल नहीं आती थी उसको? जब उसने 22 साल क्रिकेट खेली तो आप लोगों के अंदर रह के खेली ना। उसके जो जितने जितने हजार रन हैं जो उसके उसके तीनों फॉर्मेट में खेले हुए हैं, वो उसने हर जगह पे खेल के उसने स्कोर किया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पे जब किसी को निकालना हो तो ये वाली सोच है, और जिसको खिलाना हो तो ये सोच है जी छक्का मार लेंदा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड
कि हमें हमें प्रॉपर क्रिकेटर्स की जरूरत है, हमें उन क्रिकेटर्स की जरूरत है जिनके साथ हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सके। वो चाहे 40 साल का हो, वो चाहे 20 साल का हो। हमारे यहाँ पे 20 साल के बंदों को क्रैम्प पड़ जाते हैं, 2 मैच लगातार नहीं खेल पाते। तो मेरी तो ये समझ से बात आता रहा है, ये क्या माइंडसेट है। टॉप 3 पे जैसे आपने भी कहा बहुत ज्यादा निसार पाकिस्तान के रहते हैं, टॉप 3 के जो नंबर 3 से फखर, वो इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। शान मसूद को लिया गया है स्क्वाड में, जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आप क्या समझते हैं कि वन डाउन पे वो कामयाब साबित रह सकते हैं या फिर किसी और को मौका देना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। शान मसूद एक रेडी प्रोडक्ट थे, जो मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट के लिए खेल सकते हैं। हम उनको वेस्ट कर रहे थे, एंड टू मी सब पहले तो मैं फखर के लिए दुआगो हूँ कि वो जल्दी सेहतयाब हों। और इसमें एक एक मेरा जो है वो सवाल ये भी बनेगा कि क्या वो भी अनफिट थे ड्यूरिंग द एशिया कप और उनको कंटिन्यू किया गया, क्योंकि फाइनल तक तो वो पूरा सही खेले हैं। फाइनल तक उन्होंने फील्डिंग भी की और उन्होंने बैटिंग भी की है। तो एक सडन जो उनकी ये इंजरी सामने आई है, इट मीन्स के ये उसी मैच से पहले या इस एशिया कप के अंदर वो भी अनफिट जोन के साथ अपने आप को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के प्लेयर्स की फिटनेस के ऊपर। रिजवान ने भी दूसरा कंटिन्यू। दूसरा शान नहीं, देखें उसका तो ऑब्वियस नजर आ रहा था ना, लेकिन वो अनफिट नहीं थे। जिस तरह वो डाइव मार रहे थे, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, जैसे वो लेग स्टंप के ऊपर स्वीप खेल रहे थे, इट मींस कि वो अनफिट नहीं थे। वो इंजरी ऐसी हो सकती है कि जो निगल्स की शक्ल हो, लेकिन वो इंजरी नहीं थी। क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हैं नी से, तो यू कैन नॉट प्ले लाइक दिस द वे रिजवान वाज प्लेइंग इन एशिया कप। बाकी उनको रेस्ट करवाना नहीं करवाना ये मैनेजमेंट की मर्जी। लेकिन कमिंग बैक टू माय माय क्वेश्चन जो आपने पूछा, शान इज अ वंडरफुल एडिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि उन्होंने ये जगह अर्न की है। ही परफॉर्म्ड एवरीवेयर एंड ही वाज रेडी फॉर दिस रोल, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा ऑनेस्ट प्लेयर है। एंड आई फील कि इट्स अ वेरी वेरी गुड इंक्लूजन फॉर द पाकिस्तान टीम। एशिया कप में आपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी और आखिर के जो 2 तो काफी खराब खेले। अब वर्ल्ड कप में भी जाना है, उससे पहले ये सीरीज हो रही है इंग्लैंड से, फिर न्यूजीलैंड में है। मैं आपको डायरेक्ट वर्ल्ड कप की तरफ ले चलता हूँ। क्या आपको ये टीम लगती है वर्ल्ड कप जीतने की अहल ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे? देखें, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड मोमेंटम। मैं विश करता हूं कि जो प्लेयर पक्की बारी ले सकता है, जो प्लेयर अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, जिसकी बेसिक स्ट्रांग है, उसको सिलेक्ट किया जाए। जो प्लेयर, देखें अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट, जो मैंने पहले बात की, वो तैयार होके जो भी प्लानिंग थी उसके मुताबिक कंपोजिशन सेट की गई। वो हमें नजर आ गया कि वो फेल हो जाती है, क्योंकि नंबर 4, 5, 6 भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जैसे 1, 2, 3 नंबर है। तो हमें ये जरूर सोचना है कि जो भी टीम सिलेक्ट हो, वो एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ बनाई जाए, और हर प्लेयर की जो विकेट की वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी किसी दूसरे प्लेयर। ऐसा नहीं है कि पहले 3 की बहुत बड़ी वैल्यू है, या 4, 5, 6 को हम लोग कहें कि यार इसका कोई फर्क नहीं, हम जब मर्जी इनको बारी दे दें, जब मर्जी चाहे इनको बारी ना दें। कभी 4 पे शादाब आ जाए, कभी 4 पे वो आ जाए नवाज। तो 4, 5, 6 कौन है, वो उनका कोई रोल नहीं है इस टीम के अंदर, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि ये एक इशू खत्म होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए ऑब्वियसली बाबर और रिजवान की अच्छी फॉर्म, अच्छी इंटेंट वो जरूरी है, राइट कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। और जो बॉलिंग के अंदर मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग पूरी है, उसमें अगर आप नवाज की कंट्रीब्यूशन या शादाब की कंट्रीब्यूशन पे जाएं तो दे आर गुड टू गो। हमने देखना यह है कि अगर अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी की कोई इंजरी आ जाए, तो क्या हमारे पास इनफ बैकअप है। क्योंकि हमने देखा है कि उस्मान कादिर की शक्ल में हमारे पास जब जब उनको मौका मिलता है वो नहीं कर पा रहे। तो क्या हम इनके अलावा भी किसी और बैकअप के लिए सोच सकते हैं कि अगर ये दोनों प्लेयरों को कोई इंजरी हो जाती है, या बाय एनी रीजन हम इनको रेस्ट करवाते हैं या ड्रॉप करते हैं एक्सक्यूज मी, तो क्या हमारे पास कोई दूसरी अच्छी ऑप्शन मौजूद है स्पिन के अंदर? फास्ट बॉलिंग में हमें शाहीन की जरूरत पड़ेगी। अगर शाहीन हमारी टीम के साथ आते हैं, हैविंग नसीम, हैविंग हारिस राव, आई थिंक वी आर गुड टू गो इन वर्ल्ड कप। पहला मैच ही इंडिया के साथ होगा। अभी एशिया कप में भी पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हुए, एक पाकिस्तान हारा, एक जीता। दोनों टीमों का अगर आप कंपैरिजन करें तो कैसा लगता है आपको कि वर्ल्ड कप में क्या हो सकता है? टू अर्ली है लेकिन आपके ख्याल? देखें, है तो टू अर्ली, लेकिन टू मी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। ये जो वर्ल्ड कप के लिए जो भी मुंतखब होंगे, इनके बहुत ज्यादा
बड़ी परफॉर्मेंसेज ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडिया की तरफ जाऊँ तो उन्होंने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके बहुत बड़ी-बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे परफॉर्म किया हुआ है। तो उनके जितने भी प्लेयर हैं, राहुल शर्मा है, राहुल, रोहित, विराट कोहली, ये तो ज़रूर होंगे। ऋषभ पंत ने वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसें दी हुई हैं। बॉलिंग में चले जाएँ तो बुमराह, शामी अगर वापस आते हैं, कुमार अगर उनके साथ रहते हैं, बॉलिंग में भी उनके पास वो तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने की परफॉर्मेंस के साथ अगर मैं देखूँ तो डेफिनिटली मुझे इंडिया ज़्यादा बेहतर नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में किसी को भी फेवरेट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों में जो एक टीम स्किल्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी मेंटल स्टेट और आपका प्रेशर जो हैंडलिंग एक स्किल है वो आपका मैटर करता है। और लास्ट मैच में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग वेल, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर। लास्ट तो में इसमें दोनों टीमें एक जैसी हैं। लास्ट में ये बता दें, इंग्लैंड की टीम आई है 17 साल बाद पाकिस्तान में खेलने की, T20 सीरीज हो रही है 7 मैचों की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, would like to welcome England team here in Pakistan, and I'm sure these guys will have a great fun here. They will have a wonderful time in Pakistan. थैंक यू अहमद। मोहम्मद हफीज की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि पाकिस्तानी ओपनर्स बेहतरीन हैं, लेकिन उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, चूंकि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा खेलने का तजुर्बा रखती है, इसलिए उसे थोड़ा एज हासिल होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान टीम भी बेहतर परफॉर्म करेगी। साथ में शुएब मलिक की अदम शमूलियत पर सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बनाते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि एक अजीम क्रिकेटर का कैरियर इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इंग्लैंड की टीम को खुशामदीद कहते हुए ये भी उम्मीद जाहिर की कि सीरीज में ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।